हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। था क्या कि रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे पहला वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं सही से एक्सप्लेन कर पाए थे, और दूसरा वो किसी एटम में लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है इस बात को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बोहर जी की थ्योरी जो आई तो इसने रदरफोर्ड मॉडल को करेक्ट कर दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, वो बोहर जी के एटॉमिक मॉडल से पूरी तरह से सही हो गई। तो इन 1913, ठीक है, 1913 में नील्स बोहर जी ने एक थ्योरी दी, ठीक है, एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उसको दूर करता हुआ पाया गया। पहला, इस एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने ये बताया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम। भाई देखो, जो न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है, वो सेंटर पे होता है, बहुत छोटा होता है, और उस पर टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो रदरफोर्ड जी ने बता दिया था। अब इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चलते हैं, घूमते हैं विद हाई स्पीड। इन्होंने कहा ये बात सही है, ठीक है, ये रदरफोर्ड जी का भी मॉडल था, इन्होंने भी कहा। जिन्होंने कहा ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सर्टेन रेडियाई। इन्होंने कहा इसकी फिक्स रेडियाई है, जैसे एक यहाँ घूम रहा है, ठीक है, अब हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, फिक्स रेडियाई है। मतलब फिर यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो बीच में कोई दूसरी रेडियस नहीं हो सकती, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चल रहा है तो इसका मतलब हुआ वो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं, ये नहीं कि ये वाला भी रेडियस बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन रेडियाई एंड इन दीज रेडियाई व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो वहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने बताया बच्चों कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। The orbit of electron around the nucleus can take only some special values of radius. In these orbits of special radii, the electron does not radiate the energy as expected from the Maxwell's laws. These orbits are called stationary orbits. तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। भाई मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती थी, कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उस चार्ज से कुछ एनर्जी इमिट होती रहेगी, लगातार रेडिएट होती रहेगी। वही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह रही थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वी वेलोसिटी चल रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है? वो लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये थ्योरी कहती थी कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, तो इसकी एनर्जी लगातार खत्म होनी चाहिए और ये सेंटर पे गिर जाना चाहिए। ये कौन बताता था? रदरफोर्ड जी। बट बोहर जी ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन करते हैं तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। मतलब वो मैक्सवेल्स लॉ जो कहता था कि एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, उसको ये फॉलो नहीं करते। और इन फिक्स एनर्जी लेवल्स को हम लोग बोलते हैं, इन फिक्स ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं जिनमें मोशन करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट।
इसका मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, एक ये हो गया, फिर एक और ऊपर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, जब मन करे तो यहाँ भी टहलने लगे, जब मन करे यहाँ भी टहलने लगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ना स्टेशनरी ऑर्बिट है जिनमें वो मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि उनमें मोशन करने में उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। आगे लोगों ने इनसे पूछा कि भाई ये बताओ एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ठीक है, बस इन्होंने कहा मान लो ऐसी बात कह रहे हैं, और प्रैक्टिकली वो चीज़ क्या है, प्रूव है। तो ये नील्स बोहर जी का पहला इनका एक एटॉमिक मॉडल था एक तरीके से। इसके बाद बच्चों इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था कि, तो बच्चों देखिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का सेकंड पॉइंट यह बताता है कि द एनर्जी ऑफ एटम हैज अ डेफिनेट वैल्यू इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट। The electron can jump from one stationary orbit to another. If it jumps from an orbit to higher energy E2 to an orbit of lower energy E1, it emits the photon of radiation. The energy of photon is E2 minus E1. तो भाई ये बताता है कि जैसे कोई एक, तो जैसे ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ये है, और ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जो फिक्स ऑर्बिट में मोशन करते हैं, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में मोशन करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। जैसे मान लो एक स्टेशनरी ऑर्बिट हम कहते हैं ये है अंदर, फिर एक ये है कि ये ऐसे। तो ये बताता है कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ एनर्जी हम कहते हैं E1 है, तो ये E1 रहेगी। यहाँ हो सकता है एनर्जी उसकी E2 हो, यहाँ उसकी एनर्जी क्या हो, E3 हो। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, और ये बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रिवॉल्व कर रहा मान लीजिए ऐसे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि इससे थोड़ा नीचे आके यहाँ रिवॉल्व करे, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ चलाएगा, फिर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। समझ रहे हो? मतलब एक स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जंप कर सकता है, और जब जंप करता है तो जो इलेक्ट्रॉन की भाई यहाँ एनर्जी एक थी, वो यहाँ कुछ एनर्जी होगी, तो ये हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी। तो हाई से लो में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होता है बच्चों कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। भाई किसी के पास एनर्जी ज्यादा है, अब वो कम एनर्जी वाले में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर फेंक देगा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर निकालता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और उस फोटॉन की जो इंटेंस एनर्जी होती है, भाई हमको पता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब एनर्जी को निकालेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं। तो उस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E2 माइनस E1। इसका मतलब जब फोटॉन एक एनर्जी लेवल से, स्टेबल एनर्जी लेवल से दूसरे स्टेबल एनर्जी लेवल में आता है तो वो एक एनर्जी को बाहर निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और उस फोटॉन की एनर्जी होती है E2 माइनस E1। अब बच्चों हमको पता है कि जो फोटॉन निकलेगा, जब यहाँ से आएगा, जो एनर्जी को फोटॉन के फॉर्म में बाहर निकालेगा, उस फोटॉन की अगर वेवलेंथ लैम्डा हो, इफ वेवलेंथ ऑफ emitted photon is lambda, then ये जो एनर्जी है E2 माइनस E1 ये किसके बराबर हो जाएगी, SC अपान लैम्डा के। देन E2 माइनस E1 बराबर SC अपान लैम्डा। तो इतनी एनर्जी का फोटॉन बाहर निकलेगा। बच्चों एक बात और समझने वाली है, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में नहीं जंप करता।
रियलिटी क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कहीं बाहर से, तब वो उस एनर्जी को पाकर एक्साइटेड होता है और वो हायर एनर्जी लेवल में चाहता है। मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, फिर 10 की पावर -8 सेकेंड में वो अपने एनर्जी लेवल में वापस आता है। वापस आते समय वो एनर्जी को रिलीज करता है, जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अब वो कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो मैंने बोला ना कि उस फोटान की जो एनर्जी होगी, जो इसके वापस आते समय इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगा, फोटान उसकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब अगर कोई फोटान यहां से यहां आएगा मान लीजिए, तो उसकी एनर्जी होगी E3 - E2। अगर वो यहां से यहां आएगा तो उसकी एनर्जी होगी E3 - E1। अगर वो यहां से यहां आएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, E2 - E1। देखो भाई, यहां से आया तो क्या हुआ, E3 एनर्जी से E2 में आया तो एनर्जी कितनी निकलेगी, E3 - E2। यहां से आया तो कुछ और एनर्जी, E3 - E1। यहां से यहां आया तो ऐसा। मतलब वापस आते समय इलेक्ट्रॉन वो किसी भी ऑर्बिट से होता हुआ यहां वापस आ जाएगा। और इस समय हर बार अलग अलग वेवलेंथ, मान लो ये इस पोर्शन की वेवलेंथ निकालनी हो तो इसको कर देंगे SC/λ1 मान लीजिए। इसकी निकालनी हो एनर्जी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SC/λ2। यहाँ से λ2 वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। जब यहाँ से आएगा तो मान लीजिए लैम्डा वेवलेंथ निकालनी थी, SC/λ। तो अलग अलग सिचुएशन की आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, अब बोहर पास्टुलेट का देखिए थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो बच्चों बोहर थर्ड पास्टुलेट यह बताता है कि इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस is an integral multiple of the Planck's constant h divided by 2π। तो बच्चों थर्ड पॉइंट इनका क्या बताता था कि किसी भी ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो बोहर जी ने बताया कि ये मान लीजिए क्या है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो इन्होंने कहा इस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब इंटू n एक होल नंबर होगा। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π होगा, या h/2h/2π होगा, या 3h/2π होगा। मतलब 1.5h/2π नहीं हो सकता एंगुलर मोमेंटम, या 3.8h/2π नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शनल नंबर इस टाइप का नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। क्या आएगा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π में होगा कौन, एंगुलर मोमेंटम। अब आपके मन में आ रहा होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। जैसे कोई बॉडी है m मास की, वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता था m इंटू वी। लीनियर मोमेंटम क्या होता था, m इंटू वी। अब अगर मान लीजिए कि ये बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में होती, ऐसा कुछ ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन में इसकी कुछ रेडियस हो जाएगी r। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इसको हम लोग L से लिखते हैं और ये बराबर क्या होता है, r इंटू पी। ठीक है, यानी कि L बराबर आ जाएगा r इंटू पी की वैल्यू mv। ठीक है, वैसे तो r क्रॉस p होता है वेक्टर फॉर्म में, बट ऐसे हम बात कर रहे हैं जब 90 डिग्री पे है तो r इंटू mv। अभी हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एंगुलर मोमेंटम था, कितना हो गया, nh/2π किसी इलेक्ट्रॉन का, मतलब mvr बराबर हो जाता है nh/2π के।
तो यही इन्होंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट में वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये बोहर्स थर्ड पास्टुलेट था। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने बोहर के 3 पास्टुलेट पढ़ लिए। पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द स्टेशनरी ऑर्बिट एंड इन स्टेशनरी ऑर्बिट देयर इज नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, और जब जंप करता है तो वो उतनी एनर्जी रेडिएट करता है। अगर वो हायर एनर्जी लेवल E2 से E1 में आ रहा है तो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को बाहर निकालता है। तीसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये तीनों बोहर्स पॉस्टुलेट हो गई। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है जब एटम में घूम रहा है तो वो कितनी ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में कितनी रेडियस लेगा, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसकी वेलोसिटी वहाँ कितनी होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ तक बातें करेंगे बच्चों। इसको फटाफट पहले नोट कर लीजिए आप लोग।